Welcome to Nerdy Side, Chapter 7, Alternating Current. चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने डायरेक्ट करंट यानी डीसी सर्किट्स पढ़े हैं, जहां करंट की डायरेक्शन फिक्स होती है। लेकिन रियलिटी में हमारे घरों और ऑफिसेज में जो सप्लाई आती है ना, वो टाइम के साथ कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करती है। इसीलिए इसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसका फॉर्मूला एक सिंपल साइन फंक्शन होता है, V इक्वल्स VM साइन ओमेगा टी। यहाँ Vm हमारा पीक वोल्टेज यानी एम्पलीट्यूड है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। बेसिकली ये कंटिन्यूसली वेव की तरह ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है। आगे बढ़ने से पहले हिस्ट्री का एक क्विक फैक्ट। एसी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड ऐसी अचानक नहीं बन गया था। इसके पीछे निकोला टेस्ला और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस जैसे पायनियर्स का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने एसी को टॉमस एडिसन के डीसी के ओवर इसलिए चैंपियन किया क्योंकि एसी वोल्टेज को ट्रांसफॉर्मर्स का यूज करके बहुत इजीली स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जा सकता है। इससे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन बिना ज्यादा एनर्जी लॉस के बहुत एफिशिएंट बन जाता है। खैर, हिस्ट्री से वापस फिजिक्स पर आते हैं। Section 1. AC in pure components. अब देखो, एसी तो बार बार वेरी कर रहा है, तो हम मेजर एक्चुअली क्या करते हैं? यहां आता है आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज का कॉन्सेप्ट। आरएमएस इफेक्टिवली उस इक्विवेलेंट डीसी करंट को कहते हैं जो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, IRMS होता है IM डिवाइडेड बाय √2 और VRMS होता है VM डिवाइडेड बाय √2। एग्जाम के लिए एक प्रोटेब याद रखना, अगर क्वेश्चन में लिखा है 220 वोल्ट हाउस होल्ड सप्लाई तो वो आपका RMS वोल्टेज है, पीक नहीं। एक्चुअल पीक वोल्टेज यानी VM निकालने के लिए 220 को √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच कम्स आउट टू बी अराउंड 311 वोल्ट्स। ये टेबल आपके नोट्स के लिए एक हाई यील्ड गोल्ड माइन है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। जब एसी एक प्योर रेजिस्टर से पास करता है तो वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज होते हैं, मतलब दोनों एक साथ मैक्सिमा और मिनिमा हिट करते हैं। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर में ऐसा नहीं होता। इनकी जो ऑपोजिशन होती है एसी को, उसे हम रिएक्टेंस कहते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL होता है ओमेगा इंटू L। यहाँ करंट वोल्टेज से π/2 पीछे रह जाता है यानी लैग करता है। वही दूसरी तरफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC होता है 1/ωc और यहाँ करंट वोल्टेज से π/2 आगे निकल जाता है यानी लीड करता है। ये फेज डिफरेंस वाला लॉजिक दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना। Section 2. LCR series circuit. अब इन तीनों को कंबाइन करते हैं। LCR सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर होता है करंट को, यूज हम इम्पीडेंस कहते हैं और Z से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्लियरली नोट कर लो, Z इक्वल्स √R² प्लस ब्रैकेट में XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये सिंगल फॉर्मूला ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स का फाउंडेशन है। याद रखना, इनको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये तीनों कंपोनेंट्स एक दूसरे से आउट ऑफ फेज होते हैं। अब ओवरऑल सर्किट लीड करेगा या लैग करेगा, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है डोमिनेटिंग कंपोनेंट पर। इसके लिए हम निकालते हैं फेज एंगल फाई। फॉर्मूला है tan phi इक्वल्स XC माइनस XL होल डिवाइडेड बाय R। अगर आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC बड़ा है तो सर्किट प्रिडोमिनेंटली कैपेसिटिव बन जाता है और ओवरऑल करंट लीड करेगा। पर अगर XL बड़ा है तो सर्किट प्रिडोमिनेंटली इंडक्टिव होता है और ओवरऑल करंट लैग करेगा। सिंपल लॉजिक है, जो बड़ा होगा सर्किट वैसा ही बिहेव करेगा। अगर LCR का ये लॉजिक क्लियर लग रहा है तो वीडियो पे हाइप जरूर कर देना। Section 3. Phasors and power. देखो, वोल्टेज और करंट एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटीज हैं, लेकिन कैलकुलेशंस इजी करने के लिए हम इन्हें एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं जो ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है। इन वेक्टर्स को ही हम फेजर्स कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम आउट ऑफ फेज क्वांटिटीज को सिंपली वेक्टर एडिशन के रूल से ऐड कर सकते हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। फेजर से ही पावर का फंडा भी क्लियर होता है। नॉर्मल डीसी में पावर इक्वल्स V इंटू I होता है, लेकिन एसी में करंट और वोल्टेज आउट ऑफ फेज हो सकते हैं। तो एवरेज पावर का नया फॉर्मूला बन जाता है P इक्वल्स VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। ये जो कॉस फाई वाला टर्म है ना, इसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। ये टर्म बहुत क्रूशियल है क्योंकि सर्किट की ट्रू पावर कंजम्पशन इसी फैक्टर पे डिपेंड करती है। और इस पावर फैक्टर से एक बहुत इंटरेस्टिंग, थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, वॉटलेस करंट। मान लो आपका सर्किट प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव है, तो आपका फेज डिफरेंस एग्जैक्टली 90 डिग्रीज या π/2 होगा। अब cos 90 तो 0 होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि एवरेज पावर डिसिपेटेड कंप्लीटली 0 होगी। करंट फुली फ्लो कर रहा है सर्किट में, पर एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा। एग्जाम में ये थियरी क्वेश्चन ऑलमोस्ट पक्का पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना। Section 4. Transformers. ट्रांसफार्मर सिंपली एक ऐसा डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को स्टेप अप यानी बढ़ाने या स्टेप डाउन यानी घटाने का काम करता है।
ये डायरेक्टली म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ऑपरेट करता है। इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन देखें तो इसमें 2 कॉइल्स होती हैं, कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, जो एक सॉफ्ट आयरन कोर पर वाउंड होती हैं। एक होती है प्राइमरी कॉइल जिसमें Np टर्न्स होते हैं और दूसरी सेकेंडरी जिसमें Ns टर्न्स होते हैं। जब प्राइमरी में करंट चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और वही फ्लक्स सेकेंडरी में EMF इंड्यूस कर देता है। और इन टर्न्स का नंबर ही सब कुछ डिसाइड करता है। अगर सेकेंडरी में प्राइमरी से ज्यादा टर्न्स हैं, मतलब Ns इज ग्रेटर देन Np, तो वोल्टेज स्टेप अप हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पावर लगभग कांस्टेंट रहती है, तो अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट को नेसेसरीली कम होना पड़ेगा। उसी तरह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी टर्न्स कम होते हैं तो आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है और कॉरेस्पॉन्डिंगली करंट बढ़ जाता है। जैसे पावर जनरेटिंग स्टेशंस स्टेप अप यूज करते हैं और आपके घर के पास वाला पोल स्टेप डाउन यूज करता है। आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी तो 100% होती है, पर रियल वर्ल्ड में कुछ प्रैक्टिकल लॉसेस होते हैं। ये 4 लॉसेस अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिए। पहला, फ्लक्स लीकेज। सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी तक नहीं पहुंच पाता। दूसरा, वाइंडिंग की खुद की रेजिस्टेंस, जिससे I2R की वजह से हीट लॉस होता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, एडी करंट्स। आयरन कोर में भी अनवांटेड करंट्स इंड्यूस हो जाते हैं जो सॉलिड हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसको मिनिमाइज करने के लिए हम सॉलिड आयरन की जगह थिन लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं। और चौथा, हाइस्टेरिसिस लॉस। एसी की वजह से कोर बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है, जिसमें काफी एनर्जी खर्च होती है। Section 5. Numerical approach and common mistakes. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। किसी भी स्टैंडर्ड LCR न्यूमेरिकल को एग्जाम में अटैक करने का ये 4 स्टेप फ्रेमवर्क है। स्टेप 1, सबसे पहले सारी नोन वैल्यूज नीटली लिस्ट करो। चेक करो कि क्वेश्चन का वोल्टेज पीक है या RMS, और ये भी देखना कि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एक्सप्लिसिटली दी है। स्टेप 2, इंडिविजुअल रिएक्टेंसेस कैलकुलेट करो, यानी XL और XC। यूनिट्स का ध्यान रखना, इन सब की यूनिट ओम्स ही होती है। स्टेप 3, टोटल इंपीडेंस Z का फॉर्मूला लगाओ, जहां रिएक्टेंसेस का डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करते हैं। स्टेप 4, फिर सिंपली ओम्स लॉ जैसा फॉर्मूला I = V/Z लगाओ करंट के लिए, या tan phi लगाओ एंगल के लिए। ये अप्रोच हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप जरूर करना। एक फ्लो बनाकर चलोगे तो बिल्कुल आराम से फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे। लेकिन एग्जाम्स में बच्चे गलती कहाँ करते हैं? ये हैं कुछ सबसे कॉमन सिली मिस्टेक्स। पहला, पावर निकालते वक्त लोग जल्दीबाजी में पीक वोल्टेज यूज कर लेते हैं बिना उसको √2 से डिवाइड किए। दूसरा, और ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, LCR में वोल्टेजेस को सीधा DC की तरह ऐड कर देना। रिमेंबर, वोल्टेजेस इन AC हमेशा वेक्टोरियली ऐड होते हैं, उन्हीं फेजेस वाले पाइथागोरन फॉर्मूले से। तीसरा, कौन लीड कर रहा है और कौन लैग, उसमें साइन का गड़बड़ कर देना। और चौथा, एवरेज पावर निकालने के लिए डायरेक्टली V/I कर देना और पावर फैक्टर यानी cos phi को बिल्कुल भूल जाना। इन 4 बातों का पेपर में खास ध्यान रखना, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इस एक्सप्लेनर में हमने AC के पूरे कंपोनेंट्स, LCR सर्किट्स की इम्पीडेंस, फेजर्स, पावर फैक्टर और ट्रांसफार्मर्स के कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए हैं। जाते जाते मैं आपको एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ रहा हूं। अगर AC करंट एक कंप्लीट साइकिल में पॉजिटिव और नेगेटिव होकर एवरेज करंट 0 दे रहा है, तो एवरेज पावर कंजम्पशन 0 क्यों नहीं होता? सोचना इस पर। वैसे हिंट स्लाइड पे दिया है। जूल हीटिंग एक्चुअली करंट के स्क्वायर यानी I² पे डिपेंड करती है, और स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट इज एग्जैक्टली वाई आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल हमेशा पॉजिटिव ही आता है। इसी तरह कॉन्सेप्चुअली पढ़ते रहिए। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।